हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन शर्मा और आप सभी का डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी स्टडी 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैदिक कालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में, मिलिट्री सिस्टम इन द वैदिक एज। सबसे पहले हम परिचय को देखेंगे, उसके बाद 10 राजाओं का युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में जानेंगे, वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था एवं प्रशासन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, सशस्त्र सेना एवं सैन्य संगठनों के बारे में जानेंगे और आक्रामक एवं सुरक्षात्मक हथियार यानी जो वैदिक काल है उसमें किस प्रकार के हथियार, आक्रामक हथियार थे और जो सुरक्षात्मक हथियार कौन कौन से थे, इस बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। साथ ही या जो अन्य तथ्य हैं उनके बारे में जानने का भी हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम परिचय देखते हैं, यानी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जो वैदिक काल था, इसको लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है, लेकिन जो प्रमाणिक साहित्य है उनके आधार पर हम 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के जो मध्य का समय है, इसको हम वैदिक काल का समय मानते हैं। इस समय में भारत के अंदर बाह्य आक्रमण, जो आक्रांताएं हैं उसका काल इसको कहा जाता है। यानी भारत के अंदर उस समय बाह्य आक्रमण होने स्टार्ट हो गए थे। आगे हम बात करते हैं वैदिक काल के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक समस्त पहलुओं का अध्ययन करने के लिए हमें वैदिक साहित्य पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी जो वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था की जो जानकारी है, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वैदिक साहित्यों से मिलती है। वैदिक कालीन सैन्य व्यवस्था की जानकारी हमें ऋग्वेद से होती है, जिसे सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। यानी जो वैदिक काल की जो सैन्य व्यवस्था है, यानी उनकी युद्ध कला के बारे में, अस्त्र शस्त्र के बारे में, सेनाओं के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में इंद्र को अपनी जाति का नेता, हितकारी एवं महान योद्धा के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी जो इंद्र है उसने उसे अपनी जो जाति है का उस नेता माना गया, महान योद्धा माना गया, क्योंकि जो इंद्र है उसने अनार्यों के सेनाओं को नष्ट कर दिया था और उनके साथ साथ जो उनके गांव हैं या उनके कबीले हैं उनको नष्ट करने का कार्य किया था। इसलिए इंद्र को युद्ध के देवता के रूप में माना जाता है। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर पंचजना का वर्णन मिलता है, जिसका अर्थ होता है कि 5 जातियों का समूह। यानी जो 5 जातियों के जो समूह थे उस वैदिक काल में 5 जातियां थीं जिनका समूह था, उनको पंचजना कहा जाता है। इन जो 5 जातियां हैं उनमें अजुस, यादुस, पुरुष, त्वरस्सु एवं द्रुक्ष आदि जो जातियां थीं इनको लाया जाता है। इनमें जो पुरु जनजाति थी उनको वैदिक काल में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि इसने अपने विस्तारवादी भावनाओं के साथ साथ अपनी रक्षा, सुरक्षा और जो आक्रामक स्थितियां थी इनको ध्यान में रखते हुए एक स्थायी सैन्य संगठन का निर्माण किया हुआ था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्या है? 10 राजाओं का युद्ध, बैटल ऑफ द 10 किंग। यानी जो वैदिक काल है उसमें अनेक युद्धों का उल्लेख मिलता है, लेकिन विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता है। जो विस्तृत उल्लेख मिलता है वो 10 राजाओं के युद्ध का ही मिलता है। ठीक है, तो यह युद्ध कहाँ हुआ था? रावी नदी के किनारे हुआ था। किसके बीच हुआ था? जो भरत कुल के राजा हैं, यानी राजा सुदास के नेतृत्व में 10 राजाओं की जो सेना थी, यानी पुरु, ध्रुव, अणु, तुरस तथा मुदुकुल आदि इसके प्रमुख थे, कि एक संगठित सेना को पराजित कर अपने अस्तित्व को बनाए रखने का कार्य इसमें किया था। यानी जो राजा सुदास है उसके नेतृत्व में 10 राजाओं की सेनाओं को पराजित किया गया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इस युद्ध में आक्रमण की जो पहल है वो 10 राजाओं के युद्ध के द्वारा की गई थी, लेकिन जो राजा सुदास है उसने अपनी प्रबल सेनाओं और शक्ति के बल पर, यानी विशाल सेनाओं जो शत्रु सेना की जो विशाल सेना है उसको परास्त करने का कार्य किया था। यानी अगर जो कहा जाए तो राजा सुदास जो हैं उन्होंने अपनी शक्ति और व्यूह रचना के बल पर जो 10 राजाओं की विशाल सेना थी उनको पराजित करने का कार्य किया और विजय प्राप्त की। युद्ध का कारण क्या है? युद्ध का कारण तथापि इसमें कोई उल्लेख नहीं मिलता है वैदिक काल में, लेकिन जो बताया गया है कि 2 पुरोहित यानी वशिष्ठ एवं विश्वामित्र ने भरत कुल के राजा के विरोध में राजा सुदास के नेतृत्व में 10 राजाओं की जो सेना थी उसको संगठित किया था। यानी जो 2 पुरोहित वशिष्ठ एवं विश्वामित्र ने भरत कुल के राजा के विरोध में 10 राजाओं की जो सेना थी उनको संगठित कर कर आक्रमण का कार्य किया गया था। यही इसका मेन कारण माना जाता है। नेक्स्ट है विरोधी सेना एवं घटना चक्र। यानी इस युद्ध में विरोधी पक्षों की सैन्य संख्या का कोई वर्णन नहीं मिलता है, अतः वास्तविक सैन्य शक्ति का कोई उल्लेख या कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यानी जो पक्षों की जो सैन्य संख्या है, यानी जो विरोधी पक्ष की सैन्य संख्या है, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि सैन्य की जो संख्या थी वो कितनी थी, 10,000, 20,000, 30,000, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। जो सैन्य शक्ति है, यानी जो वास्तविक सैन्य शक्ति का है, इसका भी कोई उल्लेख या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। युद्ध में रथ सेना की भूमिका निर्णायक रही, यद्यपि पैदल सेना का भी उपयोग हुआ था। यानी जो युद्ध है 10 राजाओं के युद्ध में 2 प्रकार की सेनाओं का उल्लेख मिलता है, जिससे हमें पता लगता है कि जो रथ सेना है उसकी भूमिका या जो
उसका महत्व है वो सबसे ज़्यादा था, और पैदल सेना का भी प्रयोग किया जाता था। रथ पर एक सारथी, एक बाण वर्षा करने वाला योद्धा होता था, यानी जो रथ है उस पर एक सारथी होता था और एक बाण वर्षा करने वाला योद्धा होता था जो शत्रु पक्ष पर बाणों की वर्षा करता था। ठीक है। 10 राजाओं की सेना अभी अपनी व्यूहरचना ठीक करने में लगी थी कि राजा सूदास की सेना ने आक्रमण कर शत्रु को चारों तरफ से घेर लिया तथा उनके सैनिक बहु यातायात में मौत के घाट उतार कर विजय प्राप्त कर ली। यानी जो 10 राजाओं की सेना थी वो अपनी व्यूहरचना को संगठित करने में या ठीक करने में लगी हुई थी। इतने में ही जो राजा सूदास की सेना है उसने 10 राजाओं की सेनाओं पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण कर शत्रु की जो सेना है यानी 10 राजाओं की सेनाओं को चारों तरफ से घेर कर उनको मौत के घाट उतार दिया और विजय प्राप्त कर ली गई थी। आगे हम बात करेंगे सामाजिक व्यवस्था एवं प्रशासन व्यवस्था के बारे में। जो वैदिक कालीन सैन्य व्यवस्था की जानकारी है वो हमें ऋग्वेद से मिलती है, जिसमें केवल 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को जो पवित्र शक्ति है इसके रूप में स्वीकार किया गया है, यानी जो ब्राह्मण है वो केवल पवित्र कार्य करेंगे, और जो क्षत्रिय वर्ग है उसको शासक वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। यानी जो राजा हैं या राज्य की सुरक्षा का कार्य या युद्ध लड़ने का कार्य इनको यानी किसको दिया गया था, वो शासक वर्ग यानी क्षत्रियों को दिया गया था। और जो वैश्य हैं उनको व्यापारिक वर्ग के अंतर्गत रखा गया था। किसी दूसरे राज्य से व्यापार करना है तो उसका कार्य वैश्यों को दिया गया था। शूद्र का क्या कार्य था, ये दास और सेवक के रूप में कार्य करते थे, जैसे कि राज्य की साफ सफाई का कार्य, खेतों में हल चलाने का कार्य आदि किया गया था, जैसे कि हम इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रशासन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। जो प्रशासन व्यवस्था थी इसमें जो राजा की सहायता के लिए ऋग्वेद में समिति और सभा नामक 2 अंगों का वर्णन मिलता है, जिसके संगठन और कार्यप्रणाली के बारे में कोई विस्तृत विवेचन नहीं मिलता है। यानी जो जिस प्रकार वर्तमान में राजा की यानी जो प्रधानमंत्री है उसकी सहायता के लिए अन्य मंत्री होते हैं, उसी प्रकार ऋग्वेद में यानी वैदिक काल में भी राजा की सहायता करने के लिए 2 प्रकार के जो अंग हैं वो होते थे, यानी समिति और सभा नामक अंग होते थे। लेकिन इनका जो संगठन है और कार्य जो करने की जो प्रणाली है उसके बारे में कोई विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, आगे हम बात करेंगे सशस्त्र सेनाएं एवं सैन्य संगठन। वैदिक काल में स्थायी सेना का उल्लेख नहीं मिलता है, यानी जो वैदिक काल है उसमें स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के समय जनजाति एवं जनता का सहयोग लिया जाता था, यानी जो युद्ध काल में जो जनजाति है और जनता है उनका ही सहयोग लिया जाता था, जो अपने ही दल के एक व्यक्ति के नेतृत्व में आती थी और जिनके पास अपने अपने हथियार होते थे। यानी राज्यों के द्वारा या राजा के द्वारा उनको अस्त्र शस्त्र की जो व्यवस्था है वो नहीं की जाती थी, वो अपने ही अस्त्र शस्त्र साथ लेके चलते थे। ठीक है। तो वैदिक काल में 2 प्रकार की सेनाएं होती थी, पैदल सेना जिसे पत्ती कहा जाता था, रथ सेना जिसे रथिन कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों द्वारा समाज के शासक वर्ग को अपने अपने विद्यालयों के माध्यम से विभिन्न विषयों की शिक्षा दीक्षा के साथ साथ शस्त्र विद्या का भी ज्ञान दिया जाता था। यानी जो ब्राह्मण हैं, जो समाज के शासक वर्ग हैं, उनको विद्यालयों में अन्य विषयों के जो शिक्षा और दीक्षा दी जाती थी, उसके साथ साथ शस्त्र विद्या यानी शस्त्र चलाने का जो विद्या है उसका भी इसमें उल्लेख किया जाता था, क्योंकि उस समय में यानी वैदिक काल में कोई स्थायी सेना नहीं होती थी तो उनके परीक्षण का भी उल्लेख कोई नहीं मिलता है। तो इसलिए जो ब्राह्मणों द्वारा जो शासक वर्ग है उसको जो अन्य विषयों की जो शिक्षा दीक्षा दी जाती थी उनके साथ साथ शस्त्र विद्याओं का भी ज्ञान उनको दिया जाता था। आगे बात करते हैं आक्रामक एवं सुरक्षात्मक हथियार। यानी वैदिक काल में जो आक्रामक और सुरक्षात्मक हथियार थे वो कौन कौन से थे, इनमें हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जो वैदिक काल में है, धनुष बाण को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया था। इसके अतिरिक्त जो आक्रामक हथियार हैं वो क्या है, कुठार है, कुंत है, कटार है, छुरा है, गदा, ढिलवास तथा गोफन आदि हैं। और जो सुरक्षात्मक हथियार हैं इसमें बड़े बड़े टोप यानी ढालों का प्रयोग किया जाता था, और ये किसके बने होते थे, ये चमड़े के बने होते थे। और जो ये वैदिक जो आक्रामक हथियार हैं ये तांबे के बने हुए होते थे। आगे हम बात करेंगे अन्य तथ्य, यानी जो दुर्ग हैं, जो आर्यों के द्वारा यानी वैदिक काल में जो आर्य हैं उन्होंने दुर्गों का निर्माण नहीं किया था। अनार्यों के द्वारा जो बनाए गए दुर्ग हैं उनको मॉडिफाई करके, ठीक है, मॉडिफाई करके उनमें ही अपने रहने सहने का या अपनी जो सेना है उनको एकत्रित करने का कार्य किया था। और नेक्स्ट है युद्ध के वाद्य यंत्र, यानी जो जब युद्ध शुरू होता था तो प्राचीन समय में आपने देखा होगा, जैसे कि इस पिक्चर के माध्यम से बताया गया है, जो ये वाद्य यंत्र दिखाए गए हैं सेना में उत्साह का संचार करने के लिए, ठीक है, और शत्रु के जो मनोबल है उसको डाउन करने के लिए या गिराने के लिए इस प्रकार के जो यंत्र हैं उनका प्रयोग किया जाता था। ये त्योहारों और खुशियों के वाद्य यंत्र होते थे, यानी इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया था, जो त्योहारों और खुशियों में बजाए जाते थे, युद्ध एवं शांति काल दोनों में प्रयोग होते थे, ठीक है, और केवल युद्ध काल में भी प्रयुक्त होते थे। इनमें जो द्वंद्व भी है वो क्या है, वो शांति और युद्ध काल दोनों में प्रयोग होता था। और जो बंकुर है ये केवल युद्ध काल के समय प्रयुक्त किया।
आगे हम बात करेंगे नौसेना के बारे में। वैदिक काल में हमें लोगों को समुद्र नौकायन की जानकारी का उल्लेख भी मिलता है, परंतु नौकाओं का युद्ध में प्रयोग का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यानी जो वैदिक काल के लोग थे उनको समुद्री नावों की जानकारी थी, लेकिन जो नाव हैं या नौकाएं हैं उनका युद्ध में प्रयोग नहीं मिलता है। तो दोस्तों, जो वैदिक काल है इसका टॉपिक थोड़ा लेंदी होने के कारण हम इस वीडियो को 2 भागों में बनाएंगे, यानी 2 पार्टों में बांटेंगे। तो दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।